Guys, welcome back to this channel. So the first four principles of microeconomics by Grigory Mankiw have already been covered in our previous video. So I request you to go to the description box or our channel and watch that video first and then proceed with this video. So after these four principles, let's move to the fifth principle, which is trade can make everyone better off. अब इसका मतलब ये है कि जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो सबका फायदा कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, मान लीजिए ये आप हैं और आपको बाजार से एक स्वेट शर्ट लेनी है. अब जो दुकान है, आप उनको पैसे देंगे. This is money. You paid them money and in exchange they gave you a sweatshirt. तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे किसका फायदा हुआ? Obviously दोनों पार्टीज का. Why? Because एक तरफ हमारी एज अ कंज्यूमर नीड पूरी हो रही है और दूसरी तरफ जो शॉपकीपर है उसे मनी मिल रहा है, उसकी इनकम बढ़ रही है. And also as we have written here, trade fulfills needs. ट्रेड जो होता है वो ज़रूरतें पूरी करता है. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स पीपल स्पेशलाइज इन देयर फील्ड्स. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपको खाने में कुछ गेहूं या आटा वगैरह चाहिए, अगर ट्रेड ना हो तो आपको वो सारी चीज़ें खुद उगानी पड़ेगी. If there is no trade, you have to make sure that you have cow and buffalo in your house and you have to milk that to get milk. So in short, trade can make everyone better off. और ट्रेड जिसका जो काम है उसे उसमें स्पेशलाइज होने में भी मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हमारी एग्रीकल्चरल नीड्स पूरी करने के लिए हमारे लिए फार्मर्स हैं, सो दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड्स. And as written here, similarly, trade allows countries to specialize in what they do best and to enjoy a greater variety of goods and services. अब आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि मान लीजिए जापान में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो अगर ये अपनी टेक्नोलॉजी को सेल करता है, अपनी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस को सेल करता है अदर कंट्रीज में, तो दोनों कंट्रीज का फायदा है, जापान का भी और अदर कंट्रीज का भी. तो इसलिए ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ. Moving on to the sixth principle, which is markets are usually a good way to organize economic activities. So obviously, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर मार्केट इकोनॉमी क्या होता है. Market economy is an economy where economic decisions are guided by free play of market forces, demand and supply. It has least role of government. मार्केट इकोनॉमी वो होता है जिसके अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन प्राइसेस एंड सप्लाई एंड डिमांड, कि उन्हें क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्या चीज़ सेल करनी चाहिए, और इसके अंदर गवर्नमेंट का बहुत कम रोल होता है. तो जो ये प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि मार्केट इकोनॉमी इज़ बेटर देन अदर टाइप ऑफ इकोनॉमी विच इज़ सोशलिस्ट और आई से स्टेट इकोनॉमी. तो अब हम इसके रीज़न पढ़ेंगे कि आखिर मार्केट इकोनॉमी क्यों अच्छी होती है. वाई मार्केट इकोनॉमी इज़ अ गुड वे. सो फर्स्ट पॉइंट इज मैनी स्टेट इकोनॉमीज फेल्ड लाइक सोवियत यूनियन. सो स्टेट इकोनॉमी इज जस्ट द ओपोजिट ऑफ मार्केट इकोनॉमी. तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे जो सोशलिस्ट और जो स्टेट फिलॉसफी है वो फेल हो गई. जैसे सोवियत यूनियन, जैसे चाइना पहले कम्युनिस्ट कंट्री थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने आप को ग्लोबलाइज किया, धीरे धीरे इसने अपने आप को मोर कैपिटलिस्ट बनाया. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मैनेज्ड बाय इनविजिबल हैंड्स ऑफ इकोनॉमी थ्रू प्राइसेस. अब जो एडम स्मिथ थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन रखी, वो मानते हैं कि जो मार्केट इकोनॉमी है उसके अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक इनविजिबल हैंड्स के द्वारा चलती हैं. अब ये इनविजिबल हैंड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक मार्केट इकोनॉमी है जिसके अंदर गवर्नमेंट का बहुत कम रोल है. अब उस मार्केट इकोनॉमी में डिमांड बढ़ गई तो उससे क्या हुआ?
उसे प्राइसेस भी बढ़ गए, और उस प्राइसेस के बढ़ने के कारण क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई और डिमांड कम हो गई। तो इससे क्या हुआ, वापस इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ गई। इसका मतलब ये है कि कुछ इनविजिबल हैंड्स होते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को मैनेज करते हैं। एंड द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इनविजिबल हैंड्स मैनेज द इकोनॉमी, द मार्केट इकोनॉमी, इज प्राइसेस। प्राइस बढ़ जाते हैं, प्राइस घट जाते हैं बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। सो जो मार्केट इकोनॉमी होती है वो सेल्फ सस्टेनिंग होती है, वो अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाती है। However, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। So the third point is state lacks the necessary information about consumers' tastes and producers' costs, which in a market economy are reflected in prices. ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि गवर्नमेंट जब मैनेज करेगी इकोनॉमी को तो उसके पास सारे फैक्ट्स मौजूद नहीं होते कि कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, प्रोड्यूसर को कितनी कॉस्ट लग रही है किसी चीज़ को बनाने में। तो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा डेटा नहीं होता इस बारे में, और ये ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना फिजिबल भी नहीं है आज के समय में, तो इसलिए मार्केट इकोनॉमी एक अच्छा तरीका है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में इनविजिबल हैंड्स इकोनॉमी को खुद इक्विलिब्रियम पे ले आते हैं, खुद उसे मैनेज करते हैं, ताकि जो फॉरेन हैंड्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट हैंड्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती ही नहीं है। Principle number 7 we have is governments can sometimes improve market outcomes. कि गवर्नमेंट कई बार मार्केट आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकती हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि मार्केट इकोनॉमीज ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करती है इकोनॉमी को, लेकिन क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट ही होती है जो उस मार्केट के आउटकम्स को इम्प्रूव करती है। तो इस वजह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एन इकोनॉमी। कैसे? द फर्स्ट रीजन इज दैट वी नीड गवर्नमेंट so that it could enforce rules and maintains the institutions that are key to a market economy. जो गवर्नमेंट होती है वो रूल्स एंड लॉज एनफोर्स करती हैं। मान लीजिए एक इकोनॉमी के अंदर रूल्स एंड लॉज ही नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि जो बिजनेसमैन्स हैं वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उन्हें हर बार ये खतरा रहेगा कि कोई भी उनकी गुड्स चुरा कर भाग जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉज को एनफोर्स करती है, जिसके कारण जो मार्केट का जो आउटकम है वो इम्प्रूव हो गया। अगर रूल और लॉज ही नहीं होंगे तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हमेशा डिस्करेज रहेंगे प्रोडक्शन करने के लिए। एंड देयर कैन बी सम सेकंड रीजन एज वेल, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो रिसोर्स एलोकेशन है उसके अंदर हेल्प करती है। अभी रिसोर्स एलोकेशन गवर्नमेंट दो कारणों से करती है, टू प्रमोट एफिशिएंसी एंड टू प्रमोट इक्वलिटी। सो कई बार मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि कई बार मार्केट फेलियर की सिचुएशन फेस करनी पड़ जाती है, यानी कि जब डिमांड और सप्लाई ढंग से इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पाते, उस समय में ये गवर्नमेंट ही होती है जो कि इकोनॉमी को मैनेज कर लेती है, जो संभाल लेती है इकोनॉमी को। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द ग्रेट डिप्रेशन। ऑल्सो ये कोविड-19 की सिचुएशन में भी गवर्नमेंट ने ही मार्केट आउटकम को इम्प्रूव किया। एंड द सेकेंड रीजन इज इक्वालिटी। तो इक्वालिटी गवर्नमेंट ऐसे प्रमोट करती है बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम। अब ये इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ये होता है थ्रू टैक्स एंड सब्सिडी, कि अमीर लोगों से टैक्स लिया और गरीब लोगों को सब्सिडीज दे दी। इस वजह से एक इनकम इक्वालिटी को प्रमोट करती है गवर्नमेंट। Eighth principle we have is a country's standard of living depends on its ability to produce goods and services. कि एक देश के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो उस देश की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती है। और ये जो एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज है ये रिफ्लेक्ट होता है प्रोडक्टिविटी से। एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज रिफ्लेक्टेड बाय प्रोडक्टिविटी। एंड प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट्स, कि एक यूनिट ऑफ इनपुट से आप कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं।
अब ये जो प्रोडक्टिविटी होती है लेबर की, ये ही डिटरमाइन करती है कि इनकम की लेबर की इनकम क्या होगी। अगर कम लेबर के अंदर ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर देंगे तो उस लेबर को ज़्यादा इनकम मिलेगी। तो इससे हमें पता लगता है कि जो प्रोडक्टिविटी है उससे एक लेबर की इनकम बढ़ती है एंड देयर बाय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि जो इनकम होता है उसी पे डिपेंड करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि उस इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। इट मीन्स वी कैन से दैट rise in productivity equals rise in average income equals rise in standard of living। और क्योंकि there is a relation between productivity and standard of living, इसीलिए ये स्टेटमेंट दी हुई है। To boost living standards, policy makers need to raise productivity by ensuring that workers are well educated, have the tools needed to produce goods and services, and have access to the best available technology। इसका मतलब ये है कि अगर हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम लोगों की जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कि वो ज़्यादा आउटपुट लेके आ सकें उतने ही इनपुट में। So the next principle, which is principle number 9 we have, is prices rise when the government prints too much money। जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट कर देती है तो जो देश होता है उसकी जो प्राइसेस है, कीमतें, वो बढ़ जाती हैं। यहाँ पे यही लिखा है, when a government creates large quantities of the nation's money, the value of money falls। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जब किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। वैसे मनी भी एक कमोडिटी है। जब मनी आप बहुत सारा प्रिंट कर दोगे, इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा सर्कुलेट कर दोगे, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये देखते हैं कैसे होता है ये वाला पॉइंट। प्रिंटिंग ऑफ मनी इंक्रीजेज मनी सप्लाई। जब ज़्यादा प्रिंट कर देते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है इन द इकोनॉमी। लार्ज मनी सप्लाई मीन्स लेस वैल्यू ऑफ इट। अब ज़्यादा मनी सप्लाई है तो उसकी वैल्यू कम हो गई। नाउ यू हैव टू पे मोर टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपको जब मनी की वैल्यू कम हो गई तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए पे करने होंगे। इट मीन्स राइज इन प्राइस। इसका मतलब प्राइसेस बढ़ गए। और इन्फ्लेशन, प्राइसेस के बढ़ने को ही तो इन्फ्लेशन कहते हैं। सो इसका हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जिम्बाब्वे एंड जर्मनी। जिम्बाब्वे और जर्मनी में ऐसी ही एक सिचुएशन फेस करनी पड़ गई थी। गवर्नमेंट ने अपने जितना भी एक्सपेंडिचर था उसको फाइनेंस करने के लिए बहुत सारा जो रुपए था वो प्रिंट करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, जो रुपए की जो उनके देशों की जो करेंसी थी उनकी वैल्यू कम हो गई। फॉर एग्जांपल जर्मनी में यूरो की वैल्यू कम हो गई। तो और ऐसे ही जिम्बाब्वे के अंदर जिम्बाब्वियन जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई। इस वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज थे उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई। लोगों को अब ज़्यादा पे करना पड़ रहा था चीज़ें खरीदने के लिए। और थोड़ी सी वैल्यू नहीं थोड़ा सा प्राइस नहीं बढ़ा गुड्स एंड सर्विसेज का, बल्कि कई गुना बढ़ गया कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। तो इससे हमें पता लगता है प्राइसेस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। इस वाले पैराग्राफ के ऊपर आप लोग अटेंशन मत देना, ये असल में प्रीवियस स्लाइड की गलती से लग गई थी। So now we are on the last principle that we have. Society faces a short-run trade-off between inflation and unemployment. कि जो सोसाइटी होती है वो इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम फेस करती है कि असल में उसे इन्फ्लेशन के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए या अनएम्प्लॉयमेंट पे। देखते हैं कैसे। जब एक इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा होता है तो एक जो गवर्नमेंट होती है वो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ा देती है। अब वो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम करती है वो देखते हैं। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी स्टिम्युलेट्स द ओवरऑल लेवल ऑफ स्पेंडिंग। अब आपको पता है कि जैसे ही हमारे इकोनॉमी के अंदर और ज़्यादा पैसा आ गया, लोगों के पास और ज़्यादा पैसा आ गया, तो वो और ज़्यादा चीज़ें खरीदने लग जाएंगे। एंड दस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और इससे जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। हायर डिमांड में ओवर टाइम कॉज फर्म्स टू रेज देयर प्राइसेस।
अब इससे क्या होगा, जब ज़्यादा डिमांड हो जाएगी तो जो फर्म्स होंगी वो अपने प्राइसेस बढ़ा देंगे, बट इन द मीन टाइम इट ऑल्सो एनकरेजेस देम टू हायर मोर वर्कर्स एंड प्रोड्यूस अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ जाएगी तो अब प्राइसेस बढ़ने के कारण सप्लायर और प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, इसके लिए वो और वर्कर्स हायर करेगा। इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो कंट्री के अंदर है वो कम हो जाएगा। लेकिन हमारे सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, दैट इज इन्फ्लेशन रेट। इसलिए जब इकोनॉमी के अंदर मनी इंजेक्ट किया जाता है, मोर सर्कुलेशन बढ़ाया जाता है, मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। सो इससे हमें ये पता लगता है कि गवर्नमेंट faces a trade-off between inflation and unemployment. When it tries to control inflation, then it is the unemployment which gets out of control. And similarly, when the government tries to curb unemployment, then the problem of inflation gets in front of the government. सो इससे हमें ये पता लगता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को हम लोग दबाना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, लेकिन जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं तब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट रन, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके अंदर गवर्नमेंट ये फेस करती है ये वाली प्रॉब्लम, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता। ये आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा बिजनेस साइकिल्स एंड शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आएगा, उसके अंदर हमें पता लगेगा इसके बारे में। सो विद दिस नोट आई एंड दिस क्लास, एंड इसके अंदर हमने ये सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, ये सारे 10 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो एंड द लास्ट 6 प्रिंसिपल्स वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। So with this note, I end this class. I hope you liked it. Make sure that you hit that big fat like button. You share this video with your friends and subscribe to our channel. And also the Instagram link is provided in the description box below. If you have any doubt or suggestion, you can reach us out there. Thank you.